सुस्वागतम विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का पाठ 9 रीढ़ की हड्डी। इस पाठ की विधा है एकांकी। सबसे पहले हम जानेंगे एकांकी का अर्थ। एकांकी का अर्थ होता है हिंदी रंगमंच में प्रस्तुत करने का एक तरीका है एकांकी। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी और नाटक में अंतर है। जैसे कि नाटक में आधिकारिक के साथ उसके सहायक और गौण कथाएं भी होती है, जबकि एकांकी में एक ही कथा का वर्णन होता है। नाटक में किसी भी पात्र या चरित्र का क्रमशः विकास दिखाया जाता है, जबकि एकांकी में चरित्र पूर्णतः विकसित रूप से दिखाया जाता है। रीढ़ की हड्डी इस पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। इनका परिचय देखेंगे। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित खुर्जा नगर में हुआ। इनकी मृत्यु 14 मई 1978 को हुई। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। इन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया इत्यादि एकांकी। अब देखते हैं गद्य संबंधी कुछ बातें। इस एकांकी में लेखक जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्रियों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। साथ ही यह भी बताया है कि उस समय स्त्रियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। अगर वह पढ़ लिख जाती थी तो उनकी पढ़ाई को छुपाया जाता था। जो BA MA पास थी उन्हें 10वीं पास बताया जाता था। यह इसलिए बोला जाता था क्योंकि लड़की अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी हो तो उनकी शादी जुड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता था, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी बहू चाहिए रहती थी। क्योंकि लड़के वालों का मानना था कि जो लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है वह घर का कामकाज नहीं संभाल सकती, इसलिए लड़के वालों की मांग रहती थी कि कम पढ़ी लिखी बहू वह अपने घर में लाए। लेखक जगदीश चंद्र माथुर ने प्रस्तुत एकांकी में स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। विद्यार्थियों, रीढ़ की हड्डी का अर्थ होता है अपने आप में स्वावलंबी होना, खुद का निर्णय लेना, अपना खुद का भार खुद उठाना। जिस व्यक्ति में खुद का निर्णय लेने की क्षमता होती है, कहा जाता है कि उसके रीढ़ की हड्डी होती है। विद्यार्थियों, चलो तो देखते हैं रीढ़ की हड्डी एकांकी। इस एकांकी के प्रमुख पात्र है उमा, सुशिक्षित युवती, और इस एकांकी की नायिका। रामस्वरूप उमा के पिता है। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर इस एकांकी का युवक जो उमा को देखने के लिए आता है, इस एकांकी का नायक। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है। रतन रामस्वरूप का नौकर है। विद्यार्थियों, चलो तो देखते हैं रीढ़ की हड्डी एकांकी। पर्दा खुलता है। मंच पर एक बहुत सुंदर कमरा सजाया हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे उमा को मेहमान देखने के लिए आने वाले हैं। सभी लोग मेहमानों के आने की तैयारी में लगे हुए हैं। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के है। अधेड़ अर्थात आधा बूढ़ा व्यक्ति। अधेड़ उम्र का जो व्यक्ति है उनका नाम रामस्वरूप है। एक तख्त को
पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त, लकड़ी का चौकी जिस पर हम बैठ सकते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। नौकर जिसका नाम रतन है। एकांकी शुरू होती है। रामस्वरूप अपने नौकर रतन से कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रतन कहता है, बिछा दे साहेब। रामस्वरूप ने कहा जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्कल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन तख्त बिछाता है, ही करता है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए कहते हैं, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा रामस्वरूप की पत्नी है। प्रेमा रामस्वरूप से कहती है, लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाना, नाराज होना। रामस्वरूप ने प्रेमा से कहा, क्या हुआ? प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप कहते हैं, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने से अर्थात ढंग से। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा कहती है, और लड़का? रामस्वरूप कहते हैं, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। विद्यार्थियों, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, यह एक कहावत है, और इसका अर्थ यह होता है कि बेटा बाप से भी बढ़ चढ़कर है। तो रामस्वरूप कहते हैं कि बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का सवाल दूसरा है। क्या करूं, मजबूरी है। रतन धीमी आवाज में कहता है, बाबूजी, बाबूजी। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर देखते हैं तो मेहमान आ गए उन्हें दिखता है। कहते हैं, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देंगी। मेहमानों से कहते हैं, आइए आइए। हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खकार कर कहते हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां है? शंकर ने कहा, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड का अर्थ होता है हफ्ते का आखिरी समय। रामस्वरूप कहते हैं, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर ने कहा, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप कहते हैं, साल 2 साल? शंकर कहते हैं, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन का अर्थ होता है अंतर। गोपाल प्रसाद अपना आवाज़ का तरीका बदलते हुए कहते हैं, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बात हो जाए। यहाँ बिजनेस का अर्थ बताया गया है दहेज से संबंधित। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? समझ कर, ओह ठीक है, अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप कहते हैं, तकल्लुफ़ किस बात की? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और अंदर नाश्ता लेने जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के को डांटते हुए कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहते हैं, कुछ तो नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए कहते हैं, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी?
गोपाल प्रसाद कहते, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर कहता है, खकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएंगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए कहते हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं, वह क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि जनाब देने वाले चू भी न करेंगे। यहाँ गोपाल प्रसाद का अर्थ दहेज से है कि लड़की खूबसूरत भी हो और उन्हें दहेज भी काफ़ी मिले। रामस्वरूप कहते, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी भी उठता नहीं था। गोपाल प्रसाद कहते, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप कहते, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर कहते हैं, किस मामले में? रामस्वरूप कहते, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही कहते, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है और जायजा तो मिल ही गया होगा। निहायत का अर्थ होता है अत्यधिक, जायजा का अर्थ होता है जन्म पत्रिका। रामस्वरूप कहते हैं कि जी, जायजे का मिलना बहुत मुश्किल बात नहीं है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप कहते हैं, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रीम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक पड़ते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सकप का कर, जी वह पिछले महीनों में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर। अपने बाजे वाजे के पास उमा तख्त पर बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रख कर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से कहते हैं, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप रहती है। रामस्वरूप कहते, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह जानती है? रामस्वरूप कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते हैं? उमा चुप रहती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं।
रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। मुंह खोलना अर्थात जवाब देना। रामस्वरूप, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा कहती है तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। शंकर कहता है, बाबूजी चलिए यहाँ से। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप रहते हैं। उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखलाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा, उमा, उमा को डांटते हैं। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा कहती है, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। तो विद्यार्थियों, यह एकांकी संग्रह भोर का तारा से लिया गया है। इस एकांकी के द्वारा लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी ने समाज के दक्यानुसार विचारों पर प्रहार किया है कि किस तरह से पहले के ज़माने में स्त्री शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था। स्त्रियों का ज़्यादा पढ़ा लिखा होना बुरा माना जाता था। कहा जाता था कि जो स्त्री पढ़ी लिखी होती है उन्हें घर का कामकाज नहीं आता है, और ऐसे पढ़ी लिखी लड़कियों की शादी के समय दिक्कत आती थी। इसीलिए उस समय उनकी पढ़ाई भी छुपाई जाती थी। तो समाज के इसी दक्यानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने यह एकांकी लिखी है और नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। अच्छा, तो विद्यार्थियों, कैसी लगी ये एकांकी? अच्छी लगी ना? तो विद्यार्थियों, यह एकांकी हमारी यही समाप्त होती है। अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद।